Hello bachcho, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए CBSE 21 सैंपल पेपर्स बुक में दिए हुए अनसोल्ड सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये CBSE 21 सैंपल पेपर बुक अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की है तो इसको परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर करके अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। वैसे आप लोग व्हाट्सएप पर भी इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बात और, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और अपने प्लेजर टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग PTS 15 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमसे इसका इनवर्स पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। इसके लिए आप इस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को रो 1 से एक्सपेंड कर दो। ठीक है ना, तो आपको मिलेगा 1 इंटू -1 दैट इज -1 -0 इंटू 69 यानी 0 -0 प्लस 0। नाउ दैट विल बी फाइनली इक्वल टू -1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका एडजॉइंट लिखना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे लिखेंगे भाई, MCQ है, ध्यान रखना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर लो। तो यहां पर एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे हर एलिमेंट के लिए। तो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर दैट विल बी -1। फिर इसके बाद इस वाले एलिमेंट के हम कोफैक्टर लिखेंगे तो मतलब हमें मिलेगा 0। आप चेक करते रहना बच्चों, ठीक है। फिर इस वाले एलिमेंट का हम कोफैक्टर लिखेंगे तो 0 - 59 यानी आपको मिलेगा -59। अब इस वाले एलिमेंट की बारी है कोफैक्टर लिखने के लिए, तो हमको क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा -0, मतलब डायरेक्टली 0 ही रहने दो। फिर इस वाले एलिमेंट की बारी है यानी आपको मिलेगा -1, चलो यहां पर लिख लेते हैं -1। फिर इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर लिखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 69, दैट विल बी इनफैक्ट -69। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो ये आपका 0 रहेगा। फिर इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो ये आपका -0 यानी 0 ही रहेगा। फिर इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये रहा आपका एडजॉइंट ऑफ ए और यहां पर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था। अपने एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दो तो फाइनली आपको मिलेगा 1 0 59 0 1 69 0 0 -1। ठीक है, अब इसे देखो और अपने सभी ऑप्शंस को देखो तो आपके ऑप्शन में बेसिकली जो आंसर्स है ना वो तो मैट्रिक्स ए की फॉर्म में है। तो जैसा कि यहां पर आप इस मैट्रिक्स को देख पा रहे होगे जो कि ए इनवर्स की वैल्यू के लिए हमें मिला, और अपने क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स ए को आप एक बार चेक करो। जब दोनों को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। समझे? तो इसका मतलब यह हुआ क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा बच्चों, ये भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में से ही गिवन है। यहां पर क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m/m। कहने का मतलब मैट्रिक्स ए यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसका ऑर्डर आपको दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, फिर इसके बाद ये कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान से देखो, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज में क्या रिलेशन है, ये -1 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है,
इफ ऑर्डर m ऑफ द मैट्रिक्स A इज ऑफ दिस फॉर्म 2n-1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब 2n-1 क्या होता है? 2n-1 अगर n नेचुरल नंबर है तो ये एक ऑड नंबर होगा, समझे? ये एक ऑड नंबर होगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है ना वो एक ऑड नंबर होगा। मतलब मैट्रिक्स ए या तो ऑर्डर 1 का होगा या ऑर्डर 3 का होगा या ऑर्डर 5 का होगा या ऑर्डर 7 का होगा एंड सो ऑन। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर इस तरीके से होगा। तो आपको मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। समझे? तो यहां पर जो मैट्रिक्स ए है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर ऑड भी है। सो दैट मींस डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0। यहां पर ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फाइनली उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो यहां पर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख लो। तो ये कैसे निकलेगा? आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर ए में से 1 -2 1, वेक्टर बी में से 2 -1 -1। जैसे ही आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? देखना ध्यान से, ये 2 और ये माइनस ऑफ -1 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 3 आई कैप। फिर माइनस जे कैप तो हम पहले ही लिख देंगे और फिर यहां पर आपका आएगा -1 और ये -2 यानी -3, दैट मीन्स ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद के कैप की बारी है। के कैप के साथ में क्या आएगा भाई? ये आएगा माइनस का 1 प्लस का 4, 4 -1 यानी प्लस का 3 के कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यानी 9, फिर इसका स्क्वायर दैट इज अगेन 9, फिर इस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब फिर से 9, यानी ये हो जाएगा 9 × 3 इनसाइड द स्क्वायर रूट, जिसे आप सिंप्लीफाई करके 3√3 लिख सकते हो। एक बार ऑप्शन बी को देखें, यानी क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है ना ये बेसिकली कॉन्टिन्यूटी वाले टॉपिक में से है। यहां पर आपसे क्या पूछा हुआ है? यहां पर आपको k की वैल्यू बतानी है फॉर विच दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, अब क्योंकि पहले से ही बोला हुआ है कि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो अगर मैं इसका LHL निकालूं 0 पे या RHL निकालूं 0 पे या फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालूं यानी f(0) निकालूं, तो ये तीनों पक्का इक्वल होंगे। अब या तो आप LHL निकालो या फिर आप RHL निकालो, दोनों निकालकर यहां पर टाइम पास मत करने लगना, क्योंकि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है और वैसे भी क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर f(0) की वैल्यू को अगर आप देखेंगे ना वो तो k है, यहां पर आप चेक करें। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि मैं LHL निकालूं या RHL निकालूं, आपकी मर्जी है, जो मन करे वो फाइंड कर सकते हो। मैं RHL निकालने जा रहा हूं, तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0। अब 0 पे RHL है, मतलब यहां पर आप प्लस लगाओ एक्सपोनेंट में, और ये है आपका √x ओवर अंडर रूट ऑफ 4 + √x - 2। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बच्चों? तो यहीं पर आप रेशनलाइज कर दो, बेमतलब में एक स्टेप और लिखकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो आपने यहां पर रेशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में a - b × a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू a² - b²। लेकिन आप जरा आइडेंटिफाई करो कि डिनोमिनेटर में a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है। ध्यान से देखना, ये पूरा a बनेगा और ये पूरा b बनेगा, तो a - b a + b, समझे? तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 4 + √x विच इज इनसाइड अ स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर -2²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैं साइड में ही कर दे रहा हूं ना। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 4 + √x इस ब्रैकेट के लिए और यहां पर -4, यानी ये फाइनली आपको √x देगा डिनोमिनेटर में, समझे? तो आपके पास एक्चुअली में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा √x न्यूमरेटर में पहले से ही है,
डिनोमिनेटर में ये दोनों सिंप्लीफाई होकर भी आपको रूट एक्स दे रहे हैं, और फिर ये पूरा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट एक्स प्लस में 2, समझे? ये वाला जो टर्म है ना वो एज इट इज यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर आप यहां पर x की जगह पे 0 पुट करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो आपको मिलेगा 4 प्लस रूट 0, रूट 0 मतलब 0 ही रहेगा, इस पूरे का रूट प्लस में 2, तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 प्लस 0 यानी 4, 4 का रूट यानी 2 प्लस 2 दैट इज 4। अब इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ऊपर देखिए, इसका यूज करके आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि k की वैल्यू यहां पर 4 आएगी, k की वैल्यू 4, दैट मींस यहां पर ऑप्शन डी को देखें, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, इसमें हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को इसके इक्वल पहले से ही बताया गया है और इसमें से हमें p की वैल्यू निकालनी होगी। p यहां पर है, ध्यान से देखो, सीकेंट फंक्शन के एंगल में p प्लस एक्स, समझे? तो यहां पर इंटीग्रल को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं इंटीग्रैंड को इस तरीके से लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, 10π/4 प्लस एक्स, एक बार चेक करके देखो, डायरेक्टली कर रहा हूं, ज्यादा स्टेप्स नहीं दिखाऊंगा। इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10a, 10a मतलब 10π/4 प्लस में 10b, ठीक है, 10b मतलब 10x अपॉन 1 माइनस 10a यानी 10π/4 इंटू में 10b यानी 10x। अगर आप यहां पर 10π/4 की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो क्या होता है, दैट इज 1 प्लस में 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x। तो यही तो आपका इंटीग्रेंट था बच्चों। तो इसको बेसिकली हम पहले ऐसे लिखकर उसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। ऐसा काम आप लोग कैलकुलस में कई बार करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस टाइप की चीजें यूज होती हैं, तो मैंने डायरेक्टली ही लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, सो टेंजेंट ऑफ एंगल का इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ सीकेंट आप लिखोगे, सो लॉग मॉड में सीकेंट π/4 प्लस में x। ये जो एंगल है ना π/4 प्लस x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? क्योंकि ये एंगल लीनियर है ना, तो इसका डेरिवेटिव भी लिया जाएगा, डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप प्लस में c लगा दो। अब इस रिजल्ट को जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी रिजल्ट गिवन था उससे कंपेयर करो तो आपको यहां पर p की वैल्यू समझ में आ जाएगी। p की वैल्यू है π/4, समझे? ये रहा, यानी क्वेश्चन 5 के लिए ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, समझे? अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं किस तरीके से होगा। यहां पर हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा? वेरिएबल सेपरेबल तो होगा नहीं और होमोजेनियस ये है नहीं, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टेक्निक से सॉल्व होगा। आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि यहां पर गिवन है, इसे कंपेयर करो इसके साथ। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहां पर आपको p ऑफ x क्या मिलेगा? p ऑफ x की वैल्यू 1 है और ये पूरा आपका q ऑफ x है, दैट इज e⁻⁻x इंटू साइन x, ठीक है। अब यहां से आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा। e की पावर में ये जो फंक्शन p आया ना, इसका इंटीग्रेशन ले लो, ये बनेगा e⁻x। तो यहां से आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q ऑफ x, दैट इज e⁻⁻x इंटू में साइन x, ये रहा dx प्लस में c। अब यहां पर RHS में ध्यान से देखो, e⁻0 मतलब 1 हो जाएगा इंटू में साइन x, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा, मतलब इसका रिजल्ट आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। तो ये आपका बेसिकली सॉल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। हमें अपने ऑप्शंस को देखना पड़ेगा ताकि यहां पर हम मैच कर सकें। आप यहां पर जैसे ही साइड चेंज करोगे ना, तो आपको ऑप्शन ए वाली चीज नजर आते हुए दिख जाएगी। एक बार चेक करो, यही क्वेश्चन 6 के ऑप्शन ए में यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए सही हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस by अकर्स एट द पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो आपको ए और बी में जो कंडीशन बनेगी वो गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, जैसा कि ऑप्शन को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पर इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, दोनों ही पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू अकर हो रहा है। तो सबसे पहले 3,4 को हम z में डालेंगे तो ये मिलेगा 3a प्लस में 4b। फिर 4,3 वाले पॉइंट को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालोगे तो आपको मिलेगा 4a प्लस 3b। ये दोनों सेम होने चाहिए। अब यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी का मतलब एक बार ऑप्शन बी को चेक करें, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोला हुआ है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशो 1:1। 1:1 का मतलब यह हुआ कि जो लाइन सेगमेंट AB यहां पर बन रहा है ना, P इसका मिड पॉइंट होने वाला है, तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहां पर वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा OA प्लस OB अपॉन में 2। समझे, तो यहां पर आपको पहले से ही पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, यानी डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा। तो एक बार जरा ऑप्शन डी को चेक करिए, कहने का मतलब क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहां पर हमें बोला गया है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, अपने इंटीग्रेशन को इंटीग्रल लिमिट्स के हिसाब से ब्रेक किया जाएगा, यानी 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 से √3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है 1.732, है ना। तो बस इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले इस कंसेप्ट को रिकैप करा देता हूं। अगर x इस इंटरवल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, और अगर x इस इंटरवल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहां पर ये तो 0 का इंटीग्रेशन आप निकाल रहे होंगे, तो बेसिकली आप इसे डायरेक्टली 0 कर दो। यहां पर 1 का इंटीग्रेशन निकल रहा होगा, आप इसे डायरेक्टली x लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, जिसपे आपको ये लिमिट लगानी होंगी, मतलब आपका आंसर आ गया √3 - 1। वैसे मैंने यहां पर एक स्टेप स्किप कर दिया है, देखो ये वाला स्टेप, इस वाले इंटीग्रल को आप लिखेंगे 0 dx प्लस ये आपका 1 से √3 में यहां पर आप लिखेंगे 1 dx। तो इसे बेसिकली मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि हम तो MCQ सॉल्व कर रहे हैं। एनीवे, फिलहाल हमारा आंसर आ गया √3 - 1, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, यानी क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। समझे, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना काफी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहां पर LHS में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और फिर एक और मैट्रिक्स है, लेकिन उसका इनवर्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेके हमें इसके साथ कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले ना इस वाले मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल लेंगे। क्या आएगा इनवर्स, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम तो ये करो कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट विल बी 1 × 1 माइनस ऑफ -tan² थीटा, यानी 1 + tan² थीटा। ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ LHS को डायरेक्टली लिखकर सिंप्लीफाई करूंगा, बाद में उसको RHS के साथ कंपेयर करेंगे। ये बनेगा आपका 1 - tan थीटा, ध्यान से देखते रहना, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। फिर ये आपका tan थीटा और 1, यहां पर मैं डिटर्मिनेंट निकाल चुका हूं, दैट इज 1/1 + tan² थीटा, जिसे आपका मन करे तो डायरेक्टली secant² थीटा लिख सकते हो। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ना LHS में, उसका इनवर्स निकाल रहा हूं। डिटर्मिनेंट तो लिख दिया मैंने, अब इसका हमें एडजॉइंट लिखना होगा। अगर आपको ध्यान हो 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, स्क्रीन पर देख लो। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे। मतलब ये आपका हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा -tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये 1/1 + tan² थीटा यानी 1/secant² थीटा, इसको हम आगे लिख लेते हैं जरा, है ना। वैसे भी नंबर की तरह काम करेगा ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ही तो है, इसको आगे ऐसे लिख के रख लो। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1,
फिर यहां पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी आपको मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर आ जाओ, माइनस टेन थीटा यानी माइनस का 2 टेन थीटा, ध्यान से देखिए। फिर यहां पर क्या होगा, टेन थीटा इंटू 1 और प्लस में टेन थीटा, मतलब ये हो जाएगा 2 टेन थीटा। फिर इसके बाद माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी वंस अगेन यू कैन राइट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझे? अब सीकेंड स्क्वायर थीटा को ना अंदर भेजो सभी एलिमेंट्स के पास, लेकिन उसे मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लो। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं पता चलेगा, वेट करो। माइनस 2 टेन थीटा आपको दिख रहा होगा, माइनस 2 टेन थीटा अपॉन यहां पर क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसे सीकेंड स्क्वायर थीटा को अंदर सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है बच्चों। फिर ये बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, दैट इज एक्चुअली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हेयर वी विल हैव 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को रिकॉल करें तो ये बन गया cos 2 थीटा, ये बन गया आपका sin 2 थीटा। इस नेगेटिव को हम साइड में रख देंगे ना। सिमिलरली ये sin 2 थीटा और ये cos 2 थीटा, मतलब आपको मिल जाएगा यहां पर cos 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा और ये आपका cos 2 थीटा। समझे बच्चों? यहां तक ध्यान से देख लो। ओके, अब इसके बाद जो रिजल्ट हमें एलएचएस को सिंप्लीफाई करने के बाद मिला है ना, इसे कंपेयर कर दो क्वेश्चन में जो आरएचएस वाला मैट्रिक्स था उसके साथ। देखो यहां पर आरएचएस वाले मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर दो तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंसेप्ट की हेल्प से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी cos 2 थीटा और बी की वैल्यू मिलेगी sin 2 थीटा। एक बार आप चेक करिए, ठीक है। अब जरा अपने ऑप्शंस को देखो ध्यान से। ऑप्शन ए में आपको बोला हुआ है a इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू बी ऑल्सो, बट ये तो सही नहीं है। फिर ऑप्शन बी में a की वैल्यू cos 2 थीटा, बिल्कुल ठीक है। b की वैल्यू माइनस sin 2 थीटा, मतलब ये गलत है। ऑप्शन सी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बोला हुआ है। आप यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर कॉस और साइन फंक्शंस का स्क्वायर होकर उनको ऐड किया गया है और एंगल सेम है। तो बेटा 10th क्लास का फॉर्मूला है, डायरेक्टली इसे 1 लिख सकते हो, मतलब ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लो ना, वो तो गलत है ही क्योंकि ए की वैल्यू sin 2 थीटा बोली गई है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या बोला हुआ है हमें। क्वेश्चन 11 वेल ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। इस तरीके से आपका फिजिबल रीजन यानी ग्राफ आपको दिखाया गया है एलपीपी के लिए। देन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एलपीपी आर। एलपीपी के कंस्ट्रेंट्स आपको बताने हैं। 2 कंस्ट्रेंट्स इन्होंने पहले ही दिए हुए हैं, बाकी कंस्ट्रेंट्स आपको लिखने होंगे, मतलब इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए। एक काम करते हैं, दोनों लाइंस को नाम दे देता हूं मैं, इसे L1 बोल देते हैं और इसे L2 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर L1 इज पासिंग थ्रू 52,0 एंड 0,104। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन L1 है जिसका इक्वेशन हमें लिखना है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर L1 का इक्वेशन लिखना। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 104 माइनस 0 यानी 104 ही रहेगा, अपॉन x2 माइनस x1 यानी माइनस का 52 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको माइनस का 2 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस में 104। साइड चेंज करते हैं, y प्लस में 2x इज इक्वल टू 104। अब ये जो L1 था ना, इसका शेडिंग ओरिजिन की तरफ हो रखा है। कहने का मतलब यहां पर पक्का जो कंडीशन होनी चाहिए ना इन इक्वेशन के लिए, वो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब इसको जरा अपने ऑप्शंस में सर्च करो, कहां पर दिया हुआ है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 104।
अब जरा अपने ऑप्शंस को एनालाइज करो तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 104 वाली कंडीशन गिवन है, यानी क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए। वैसे L2 का भी इक्वेशन निकाल के आपको दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। L2 कौन से पॉइंट से पास कर रहा है बेटा? तो L2 पास कर रहा है 0,38 एंड 76,0 से। तो अब इसका भी इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब L2 के लिए क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी माइनस का 38 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 76, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिलेगा यहां पर 2y माइनस 76 इज इक्वल टू माइनस x। साइड चेंज करो, आपको मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। अब L2 के लिए भी शेडिंग ओरिजिन की तरफ हो रखी है, मतलब ये भी पक्का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ दिखेगा। अब ऐसा ही आपके ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले ही एज ए आंसर डिक्लेयर कर दिया, समझे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ये डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे होगा देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना होगा। LHS में सॉल्व करेंगे 5 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 यानी 5 माइनस 0। RHS में सॉल्व करेंगे 2 इंटू 5 यानी 10 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी आपको ऐसा मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। यह है 5 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस 1, यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन से वाला ऑप्शन बेटा? एक बार ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा 6, x की वैल्यू ये रही। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला हुआ है? मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको बताया हुआ है और इसका डिटर्मिनेंट भी दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखो सबसे पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें लिखना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। दूसरा फॉर्मूला ये होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम होता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 5 इंटू 5 यानी 25 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में बेसिकली प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला हुआ है बच्चों? गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए में क्या बोला हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये तो बिल्कुल सही है ना, आपको वो बताना है जो सही नहीं है, नॉट ट्रू, समझे। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन ए को हम यहां पर करेक्ट मार्क नहीं करेंगे। ऑप्शन बी में आते हैं, ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये भी सही बात है। A dash and B are also independent events as A and B are independent events, ये भी सही बात है। इनफैक्ट एक बात और होती है, A dash and B dash ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का पेयर होंगे क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स का पेयर होंगे तो इनके इंटरसेक्शन का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो ये क्या आएगा? ये इस तरीके से आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, ये तो हमेशा होगा। लेकिन जरा ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी में यहां पर नॉट इक्वल बोल दिया, समझे कि नहीं? मतलब ये हुआ कि यहां पर चारों ऑप्शन में से ना ऑप्शन डी में जो बात लिखी गई है वो ट्रू नहीं है, और आपको यही बताना था कि कौन से ऑप्शन में नॉट ट्रू की कंडीशन दी गई है। यानी क्वेश्चन 14 के लिए हम आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी लिखा जाएगा। समझ गए बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हमारे सिलेबस में डिग्री 0 का है। वेल, इससे फायदा क्या होगा बताऊंगा। जरा न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में ओवरऑल डिग्री आपको 3 दिख रही होगी,
समझे। डिनोमिनेटर में इसका डिग्री 3 है और यहां पर पहले से ही डिग्री 2 है और y की पावर में 1 यानी y का डिग्री n है, यानी इसका ओवरऑल डिग्री बनेगा 2 प्लस n। अब यहां पर आपको बीच में नेगेटिव दिख रहा होगा, वैसे पॉजिटिव होगा तो भी एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, मतलब इस वाले माइनस की बात कर रहा था, यहां प्लस होगा तो भी एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। ओवरऑल डिग्री सेम होना चाहिए टर्म्स के लिए, तो यहां पर 2 प्लस n और ये 3 बिल्कुल सेम होना चाहिए, कहने का मतलब n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब डिनोमिनेटर में ओवरऑल डिग्री 3 हो जाएगा अगर n की जगह 1 होगा तो फिर न्यूमरेटर का डिग्री 3 था ओवरऑल, डिनोमिनेटर में अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर का भी ओवरऑल डिग्री 3 हो जाएगा। इस तरीके से इस पूरे एक्सप्रेशन का ओवरऑल डिग्री 0 बनेगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा, हमारे सिलेबस में जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, उनका डिग्री 0 ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इनफैक्ट यहां पर n की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। ऑप्शन सी को देखना जरा ध्यान से, ऑप्शन सी में आपको करेक्ट वैल्यू दिख रही होगी, यानी 15th का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। यहां पर y की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव भी हमें दे रखा है k टाइम्स y के इक्वल, आपको k बताना है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले y डैश निकालो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। dy अपॉन dx भी लिख सकते हो, मैं तो नहीं लिख रहा, मैं y डैश लिखूंगा। यहां पर डेरिवेटिव शुरू करेंगे, ये रहा 5 e की पावर 7x का सेम रहेगा, पावर का भी डेरिवेटिव होगा, चेन रूल, समझे, तो यहां पर 7 आ जाएगा। प्लस में 6 e की पावर -7x सेम रहेगा, पावर में से करोगे डेरिवेटिव लेकर तो आपको -7 मिलेगा। कहने का मतलब फाइनली आपको क्या मिल गया, 7 कॉमन लेके लिखो, 5 टाइम्स e की पावर 7x माइनस 6 टाइम्स e की पावर -7x। इस तरीके से अब एक बार और डेरिवेटिव करना होगा, क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव दे रखा है ना क्वेश्चन में। चलो शुरू हो जाओ, एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। 7 यहां पर है, ये 5 एज इट इज, e की पावर का सेम रहेगा लेकिन पावर में से 7 आएगा, -6 पावर में से -7 आएगा, ध्यान रखना, और ये e वाला बिल्कुल सेम रहेगा। अगेन पूरे ब्रैकेट में से आप 7 कॉमन ले लो, तो बाहर एक 7 पहले से ही है, दोनों मिलकर 49 आपको देंगे। यहां मिलेगा 5 इंटू ई की पावर 7x, ये माइनस माइनस प्लस का 6 आपको बना के देगा, और ये रहा e की पावर -7x। इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए और जरा अपने क्वेश्चन में y की वैल्यू को भी ध्यान से देखिए। कुछ समझ आया? ये क्या है बच्चों, y डबल डैश इज इक्वल टू 49, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये पूरा y के इक्वल है, समझे। इसे हम कंपेयर करेंगे ky के साथ, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 49, यानी 16th का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट मार्क कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और ये बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा में से दिया हुआ है। क्या डाटा गिवन है बच्चों, पढ़िए जरा। यहां पर हमें बोला हुआ है इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट एंगल बिटवीन देम इज थीटा, आपको इनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू दे रखी है, कॉस थीटा भी दे रखा है, फिर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी निकालना है। यहां पर सबसे पहले आप इसे कंसीडर करो, इसके बाद यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा के इसे ऐसे लिखेंगे, और यहां पर अब डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डायरेक्टली करूंगा, ध्यान से सुनना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी ए डॉट बी, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ऐसे आएगा। फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस तरीके से, समझे। अब यहां पर आपको मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू गिवन ऑलरेडी है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। सो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यहां पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 हो जाएगा, समझे। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ए डॉट बी, समझे। अब ए डॉट बी को फर्दर हम ऐसे करके लिख सकते हैं, बात समझ आई मेरी। अब यहां पर 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा ये रहा। यहां पर सिंप्लीफाई कर लो, 3 और 3 कटेगा, आपको मिल जाएगा 8, यानी यहां पर डायरेक्टली मैं 8 लिख दे रहा हूं। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा
21। लेकिन ये हम इसकी वैल्यू निकाल के बैठे हैं, हमें निकालना था इसके लिए, समझे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना था, मतलब यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 21 लिख देंगे। वैसे एक बात बताना, यहां प्लस माइनस हमने क्यों नहीं लगाया, मुझे कमेंट करके बताना। अंडर रूट 21 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, यानी क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस। आपके पास एक लाइन की इक्वेशन यहां गिवन है और दूसरे लाइन का इक्वेशन यहां गिवन है, इनके डीआरस आपको इस वेक्टर से मिल जाएंगे। इसका डीआर बनेगा, फर्स्ट लाइन के लिए डीआर बनेगा ये, और सेकंड लाइन के लिए डीआर यहां से मिलेगा, दैट विल बी A2 B2 C2। अब कॉस थीटा निकालेंगे ना, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अपने ऑप्शंस में आप चेक कर लो। ठीक है ना, तो कौन से वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बेटा, क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मॉडुलस में, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला है तो मॉड लगाना पड़ेगा, ओवर अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यही आपका कॉस थीटा बनेगा, मतलब थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स की फॉर्म में इस तरीके से, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 19 एंड 20 को देखते हैं, जो कि असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। Following are assertion reason based questions. In the following questions, a statement of assertion that is represented by A is followed by a statement of reason which is represented by R. Choose the correct answer out of the following choices. तो यहां पर आपको चार चॉइसेस मिली हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. सेकेंड चॉइस में है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड चॉइस में है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड लास्ट एंड फोर्थ चॉइस में क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। असर्शन में क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ वन फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट इज 0। देखो ध्यान से सुनना, इस वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं टोटल। इस वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं टोटल। तो बेसिकली अगर इस सेट को मैं सेट ए मान लूं और इस सेट को बी मान लूं, तो कभी भी अगर इस तरीके से होता है कि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, लेकिन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो बी में कम एलिमेंट्स हो एज कंपेयर टू ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल वन फंक्शन 0 ही बनते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन 19 में असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है बच्चों, समझे। जरा रीजन को पढ़ते हैं, रीजन में क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली सच दैट m is less than or equal to n, then total number of one function from set A to set B is given by this formula। लेकिन अगर m बड़ा होगा as compared to n, m मतलब number of element of set A और n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है रीजन वाली स्टेटमेंट में, यहां पर पढ़ के देख लो फिर से। तो अब इस समय ए से बी में डिफाइंड होने वाले वन फंक्शंस कितने होंगे, तो 0 होंगे। यही तो मैं असर्शन वाली स्टेटमेंट में आपको समझाकर अभी अभी आया हूं, समझे। तो कहने का मतलब रीजन भी सही है, रीजन वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लेकिन मजे की बात यह है, असर्शन इज करेक्टली बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। दैट मीन्स यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा लिखेंगे, ऑप्शन ए लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है, असर्शन में बोला हुआ है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन एज 1, 0, 0। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस जो भी एंगल अपने साथ में बनाएगी उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी गिवन बाय 0 डिग्री। सिमिलरली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाएगा, उसे बीटा बोलेंगे, दैट इज 90 डिग्री। एंड एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में क्या एंगल बनेगा, उसे गामा से रिप्रेजेंट करेंगे और वो भी 90 डिग्री होगा। डायरेक्शन एंगल्स मिल चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएगा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा।
अब जरा इनकी वैल्यू निकाल के देखो, cos 0 यानी 1, cos 90 यानी 0, cos 90 यानी 0, यानी यहां पर जो आपको एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बच्चों। रीजन में क्या बोला हुआ है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, तो ये रीजन वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। मोर ओवर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस पीटीएस के सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, इनके सॉल्यूशंस आपको कैसे मिलेंगे? इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। मोर ओवर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।